अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान हनीफ़ है। आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग। हम सीखेंगे कि हाउ न्यूरल नेटवर्क्स लर्न। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आप सबसे कि हमारा चैट जीपीटी जो है वो आंसर कैसे प्रेडिक्ट करता है। साथ एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि गूगल फ़ोटोज़ फेसेस को कैसे रिकॉग्नाइज़ करता है। ये दोनों एप्लीकेशंस हमारी डीप लर्निंग की एक ब्रांच है। जैसे कि चैट जीपीटी जनरेटिव मॉडल्स की एक ब्रांच है डीप लर्निंग की, जिसमें हम कहते हैं ट्रांसफार्मर्स आ जाते हैं। और जो हमारे फेसेस रिकग्निशन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या विजन ट्रांसफार्मर की तरफ ये निकल जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग में हमें ये सीखना है कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं बेसिक लेवल पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या चीज़ है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये तो एक सबसेट है, किस चीज़ का? आर्टिफ़िशियल न्यूरल नेटवर्क हमारा सुपरसेट है। अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि मशीन्स इंसान को कॉपी करें, या हम ये कह सकते हैं मशीन्स मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब ये सुपरसेट है हमारा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। तो इसका सबसेट क्या है? मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या है कि हम इसमें मैनुअली फीचर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज लगा के लीनियर लीनियर मॉडल्स को हम इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन ये नॉन लीनियरिटी को हैंडल नहीं कर सकते मशीन लर्निंग्स, कुछ बेसिक मॉडल्स नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फीचर इंजीनियरिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है मशीन लर्निंग में। तो मशीन लर्निंग का एक और सबसेट आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में हम ऑटोमेटिकली फीचर इंजीनियरिंग करते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है कि इसमें हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं। पहली लेयर में हमारे पास इनपुट लेयर होती है, दूसरी लेयर में हमारे पास इन हिडन लेयर होती है, और तीसरी लेयर में हमारे पास आउटपुट लेयर है। अब ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ये इंस्पायर्ड हुआ है ह्यूमन ब्रेन से। कैसे? हम इसको आगे चेक करेंगे, कैसे ये हमारे ह्यूमन ब्रेन से मैच करता है। उससे पहले मैं एक मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी इस टाइम हम कौन-सी डीप लर्निंग की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं डेली? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑलरेडी बता दिया, हम कोई भी नई एप्लीकेशन अब डिस्कस करते हैं, जैसे कि यूट्यूब रिकमेंडेशन, या आप कह लें कि स्पॉटिफ़ाई की रिकमेंडेशन। जितने भी रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं, ये लर्निंग कर रहे होते हैं पैटर्न्स की। अब पैटर्न्स क्या है? ह्यूमन बिहेवियर हो सकता है, ठीक है? यूज़र का बिहेवियर हो सकता है। अब पैटर्न आप ये समझ लें कि एक बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास एमनेस्ट की। एमनेस्ट ऐसा डेटा सेट है जो कि हमारे हैंड रिटन 0, 1, 2, 3 है। अब इनको प्रेडिक्ट करता है हमारा डीप लर्निंग मॉडल। अब डीप लर्निंग मॉडल इनके पैटर्न्स को देखता है, कहाँ पर 0 आ रहा है यानी कि 9 है, तो उसमें एक सर्कल होगा और एक 1 की तरह एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स वो लर्न कर रहा होता है हमारा हिडन लेयर के अंदर, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हैं, हम गिन नहीं सकते अभी कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं हमारी डीप लर्निंग में। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट। अब बायोलॉजिकल इंस्पायरेशन मैंने जो आपको कहा है कि हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है ह्यूमन ब्रेन के इंस्पायरेशन से बना हुआ है। अब यहाँ पर इनपुट्स क्या होते हैं? यो बायोलॉजिकल न्यूरॉन में ये इनपुट्स डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है? आप समझ लें कि सिग्नल्स होते हैं जो कि इनपुट आ रहा होता है हमारे सेल बॉडी को। और सेल बॉडी क्या होता है? आप समझ लें कि ह्यूमन ब्रेन है ये, ठीक है? अब न्यूक्लियस वहाँ पर है तो वो उसने डिसीजन लेना है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हमारा मॉडल है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन काफ़ी आसान है इस मामले में, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है बायोलॉजिकल न्यूरॉन। हम इसको सिंपल सा मैच करने की कोशिश करेंगे कि इनपुट और हमारे पास डिसीजन न्यूक्लियस, और फिर आता है हमारा आउटपुट। अब इनपुट क्या हो सकता है अगर हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन में देखें, तो वही मैंने जो एमनेस्ट की एग्ज़ाम्पल दी, आपके पास इनपुट्स होंगे 0, 1, 2, 3, या आप कोई भी फीचर ले सकते हैं। अगर आपके पास हाउस की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो उसके फीचर होंगे कुछ, हाउस के कितने रूम्स हैं, किस चीज़ से वो
हमारे रेट्स चेंज हो रहे हैं, जैसे कि नंबर ऑफ रूम्स होते हैं और अटैच बाथरूम, वॉशरूम और लैंड के ऊपर होता है। तो ये सब चीज़ें लीनियर भी होती हैं, नॉन लीनियर भी होती हैं। तो इनपुट हमारे अगर आर्टिफिशियल न्यूरॉन में देखें, तो इनपुट हमारा x1, x2, x3 फीचर्स हो गए, डिफरेंट फीचर्स हो गए हमारी एप्लीकेशन के। और जो हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा आप समझिए एक फंक्शन होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आगे पढ़ेंगे एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं। एक फंक्शन है या आप इस टाइम ये समझ लें कि इसमें एक रेंज होती है 0 से 1 तक। 0 से 1 तक इसने प्रिडिक्ट करना है कि हमने कितनी परसेंटेज इनपुट से एक फीचर लर्न किया और उसको आउटपुट दे दिया। इसमें बायस भी आता है, बायस हम खुद ऐड करते हैं और वेट भी होता है इसमें। स्टार्ट में इनपुट लेयर में हम वेट्स रैंडम इनिशियलाइज करते हैं। अब वो रैंडम इनिशियलाइज क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने फॉरवर्ड पास पे, अब हम आगे डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास क्या होते हैं। अब ये इतना समझें कि वेट्स स्टार्ट में हम इनिशियलाइज़ रैंडमली करते हैं और बाद में वो लूप होकर एक ऐसा वेट लर्न कर लेते हैं हमारे मॉडल, हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि पैटर्न लर्न हो चुके हैं हमारे। वही वेट्स हमने लर्न करवाने हैं, यही हमारा हाइपर पैरामीटर है, जिससे हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लर्निंग कर रहा है। अब हमारे पास एक परसेप्ट्रॉन है, ठीक है? एक सिंगल न्यूक्लियस और हमारे पास एक होते हैं मल्टीपल मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, ठीक है? पहले हम समझते हैं सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन या सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या होता है। इसमें चेक करें, हमारे पास इनपुट्स में डिफरेंट फीचर्स आ रहे होंगे और इनपुट सब जा रहे हैं एक ही न्यूरॉन के अंदर और इन सब का अपना-अपना वेट है, ठीक है? डिफरेंट वेट है जो कि रैंडमली इनिशियलाइज़ हुआ है। यहाँ पर चेक करें फंक्शन क्या है हमारे पास, इनपुट ने और वेट ने आपस में मल्टीप्लाई होकर बायस ने ऐड होना है और यहाँ पर कोई भी फंक्शन हम लगा सकते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन। कुछ सिंपल से नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक मैं नाम दे देता हूँ सिग्मॉइड। अब सिग्मॉइड क्या है कि इसका आउटपुट 0 से 1 तक होता है, ठीक है? अब हमारे पास 0 से 1 तक जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, वो हमने प्रेडिक्ट कर लिया। नॉन लीनियर कोई भी फंक्शन होगा उसका हमने प्रेडिक्शन ले ली। यही यहाँ पर चेक करें, एक नंबर सम हुआ, सम होने के बाद हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया। उस फंक्शन का हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, यानी कि जो अभी आउटपुट आया था, और फिर हम दोबारा अगर ये आउटपुट लेयर पे भी हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन लगते हैं, हिडन लेयर पे भी हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन लगते हैं। तो द परसेप्ट्रॉन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है? यहीं से हमारे स्टार्ट होते हैं एमएलपी, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। अच्छा, अगर हम एक क्वेश्चन है मेरा, व्हाई कांट वी सिंपली स्टैक मैनी परसेप्ट्रॉन टुगेदर, ठीक है? यानी कि ऐसा एक परसेप्ट्रॉन मल्टीपल परसेप्ट्रॉन लगा लेते हैं, ठीक है? मल्टी लेयर नहीं करते हम, यहाँ से 1 2 3 4 5 इन सबको हम शेयर भी कर देंगे और हमारे पास आउटपुट सिंगल होगा, या हमारी मर्ज़ी है हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या मल्टीपल क्लास देख रहे हैं। तो अब मसला ये आएगा, ये हमें तो नॉन लीनियरिटी चेक करनी थी और नॉन लीनियरिटी लानी है हमने अपने आउटपुट के अंदर, ताकि हम प्रेडिक्ट कर सकें कॉम्प्लेक्स फीचर्स को। लेकिन क्या होता है कि जब हम मल्टीपल परसेप्ट्रॉन एक साथ स्टैक कर दें, तो वो वही चीज़ बन जाती है हमारे पास लीनियर। अब चेक करें, वही लीनियर रिग्रेशन बन गया। क्या है कि विदाउट एक्टिवेशन फंक्शंस अ न्यूरल नेटवर्क इज जस्ट अ लीनियर रिग्रेशन, ठीक है? नो मैटर हाउ मेनी लेयर्स। अब जो मेरा क्वेश्चन है कि हम एक्टिवेशन फंक्शन क्यों लगाते हैं? उनमें नॉन लीनियरिटी लाने के लिए हम मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शन लगा देते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। एक्टिवेशन फंक्शन सिंपली कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को लर्न करने में मदद करते हैं। ये हिडन लेयर से भी लगते हैं, आउटपुट लेयर पे भी लगते हैं, ठीक है? अब सिग्मॉइड की रेंज देखें, 0 से लेके 1 तक है। अब यहाँ पर रेलू क्या है? रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। अब रेलू क्या है कि ये इसकी रेंज है पॉजिटिव, ठीक है? यहाँ पर नेगेटिव था, तो नेगेटिव में हम इसका डिसएडवांटेज भी देखेंगे। अब ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट जा रहा है, 0 से इनफाइनाइट। इसको चेक करें, ये -1 से 1 है, 10h। इन दोनों में 10h
और सिग्मॉइड में वैनिशिंग ग्रेडियंट का मसला आता है। अब वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या होता है? जो भी हमारी लर्निंग हुई है अभी तक, ठीक है? मॉडल जब फॉरवर्ड पास करता है और बैकवर्ड पास करता है और वेट अपडेट होते हैं, उसको हम लर्निंग कहते हैं। उसको आप ये कह लें कि आप पैरामीटर्स चेंज करने से एक ग्रेडियंट की लर्निंग की जा रही है। एक एक ऐसा ग्रेडियंट हम फाइंड कर रहे हैं। एक ऐसा ऐसी टर्म है जो कि हमें बताती है कि हमारे पास मिनिमम एरर्स आएँगे, ठीक है? और वो कुछ ऐसा कर्व होता है, मैं अभी बोर्ड पे नहीं दिखा सकता, कुछ ऐसा कर्व होता है हाइपरबोला, तो उसमें हमें मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, लोअर पॉइंट फाइंड करना होता है। यानी कि अगर हम देखें तो एक फुटबॉल हम यहाँ से थ्रो करें तो वो नीचे आते होते हुए सबसे मिनिमम पॉइंट पे आएगी। तो वही हमारा हमें यही फाइंड करना होता है छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर कि ग्रेडिएंट मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पर आ रहा है। तो जब वैनिशिंग ग्रेडिएंट की बात होती है तो हमारा ग्रेडिएंट वैनिश हो जाता है। क्यों वैनिश हो जाता है? कि वो हमारा लर्निंग के जो स्टेप्स हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। अब वो हमारा कर्व जो है यहाँ पर नीचे आने में बहुत मुश्किल होता है। तो सिग्मॉइड और टेन-एच के अपने एडवांटेजेस हैं और लेकिन इनकी अब डिसएडवांटेजेस मैंने अभी बताया कि वैनिशिंग ग्रेडिएंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से रेलू अब इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमारे पास आ गया कि एक स्ट्रक्चर है हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है कि ये है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। पहले हम सिंगल न्यूरॉन्स या परसेप्ट्रॉन्स को देख रहे थे। अब ये मल्टी लेयर हैं, ठीक है? मल्टीपल लेयर्स हो गई। इसमें मल्टीपल लेयर्स, हिडन लेयर्स हमारे पास हमारी मर्ज़ी है हम हिडन लेयर्स कितनी रखें, ठीक है? जितनी हिडन लेयर्स होंगी आपके को उतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे। लेकिन उतना ही मॉडल आपका हैवी होगा, उतना ही आपका मॉडल ज़्यादा देर लगाएगा लर्निंग में, ठीक है? और इनपुट लेयर आपका डिपेंड करता है आपके इनपुट फीचर्स पर। अगर हम देखें कि हमारे पास 28 इंटू 28 पिक्सल की एक इमेज है, तो 28 इंटू 28 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 784 इनपुट लेयर, इनपुट न्यूरॉन्स या इनपुट परसेप्ट्रॉन्स आएँगे, ठीक है? 784 होंगे हमारे इनपुट पे, तो ज़ाहिर है हमें हिडन लेयर भी उतने ही रखने हैं, लेकिन हम कम भी कर सकते हैं। कम करने से आपके फीचर इंजीनियरिंग में थोड़ा मसला आएगा, तो हम थोड़े बहुत ज़्यादा करते हैं हिडन लेयर्स को इनपुट से। जहाँ भी चेक करें यहाँ पर हमारे पास 3 हिडन लेयर इनपुट लेयर हैं और हिडन लेयर हमारे पास हिडन न्यूरॉन्स हमारे पास 4 हैं और आउटपुट लेयर हमारे पास अपनी मर्ज़ी है हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या मल्टी क्लास चेक कर रहे हैं या बाइनरी क्लास देख रहे हैं, तो ये इस पे डिपेंड करता है। एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट पे भी लगता है, एक्टिवेशन फंक्शन हमारा आपका हिडन लेयर पर भी लगता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास आता है फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। जो मैंने बात की जो हमने क्या करना है सारे हमने जो रिजल्ट्स निकालने हैं वो पहले लेफ़्ट टू राइट करेंगे। जितने भी हमारे लर्निंग हो अभी यहाँ पर लर्निंग नहीं हो रही, हमने सिंपल इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर पर एक प्रेडिक्शन निकालनी है। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन पे हम सिर्फ प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं कि विदाउट अगर हमारी पहली ये लूप है, तो इसमें जो हमारा जो मॉडल आउटपुट देगा वो ट्रैश होगा। इसमें जो अपने यहाँ पर वेट्स इनिशियलाइज़ किए थे वो रैंडम वेट्स है, जिसकी वजह से आउटपुट किसी काम का नहीं होगा। तो इसी वजह से हमें दोबारा बैक प्रोपेगेशन करनी होगी। उन वेट्स को अपडेट करना होगा। बैक प्रोपेगेशन हमारा चेन रूल के थ्रू होता है, वेट्स को अपडेट करना होता है। हम भी इसको थोड़ा बेसिक लेवल में चेक करेंगे, बैक प्रोपेगेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको अलग से पढ़ना एक पूरी क्लास में 2-3 लेक्चर्स लग जाते हैं। तो हमारे पास फॉरवर्ड प्रोपेगेशन में हम क्या कर रहे हैं कि डेटा का फ्लो चेक कर रहे हैं इनपुट से आउटपुट पर लेयर बाय लेयर, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है अ 2 टू 1 नेटवर्क विद सेगमॉइड एक्टिवेशन। अब 2-2 का क्या मतलब है, 2 इनपुट लेयर है हमारे पास, 2 हिडन लेयर है हमारे पास और 1 आउटपुट लेयर है। ये एक फॉरवर्ड प्रोपेगेशन की एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? व्हाट एग्ज़ाम्पल हमने की क्या है कि कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन को हम कर भी सकते हैं लेकिन पॉइंट क्या है कि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ठीक है? और हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। अब ये हमारे पास फॉरवर्ड प्रेडिक्शन करेगा, ठीक है? फॉरवर्ड प्रोपेगेशन पे एक सिंगल प्रेडिक्शन आएगी।
ये प्रेडिक्शन हो सकती है हमारी गलत भी हो, हमारी ठीक भी हो, ठीक है? यहाँ पर हम देखें व्हाट इफ द प्रेडिक्शन इज़ रॉन्ग, तो अगर गलत है तो हम बैक प्रोपेगेट करेंगे, एरर निकालेंगे। एरर भी हमारे पास लॉस फंक्शंस होते हैं। उन लॉस फंक्शन जैसे कि मीन स्क्वायर एरर, क्रॉस एंट्रोपी एरर, ये सब हमारे पास लॉस फंक्शंस हैं जो कि हमें बताते हैं कि हम कितना दूर हैं अपने ग्रेडिएंट डिसेंट का अगर देखा जाए तो हम कितना दूर हैं अपने मैक्सिमम मिनिमा पे, ठीक है? इस एग्ज़ाम्पल को अगर चेक करें, एग्ज़ाम्पल सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। सिंपल पैटर्न देखते हैं क्या हो रहा है कि अगर हमने यहाँ पर इस न्यूरॉन की हमने कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पर देखिए इनकमिंग एजेस कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, एक इनपुट 1 से और एक इनपुट 2 से, ठीक है? और इन सब का अपना-अपना वेट है और इन इस न्यूरॉन का अपनी बाइस है, सही हो गया? अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये इनपुट मल्टीप्लाई होगा वेट के साथ और साथ में बायस होगा ऐड। इस अगर हम हिडन लेयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि एक्टिवेशन फंक्शन भी लगाया हुआ है। कौन-सा एक्टिवेशन फंक्शन लगाया है? वो है सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, जिसकी रेंज 0 से 1 में आंसर आएगा। अब ये सिंग हमने मल्टीप्लिकेशन की, हमारे पास एक आंसर आया, ठीक है? 0.78, जो कि इसके अंदर वैल्यू अभी स्टोर नहीं करनी। उसमें एक्टिवेशन फ़ंक्शन लगाने के बाद वो वैल्यू आएगी। जो मैंने बात की थी कि इसके अंदर 0 से 1 तक वैल्यू स्टोर होती है। ये एक फ़ंक्शन है, ठीक है? एक न्यूरॉन फ़ंक्शन होता है, जो कि उसके अपने अंदर एक वैल्यू स्टोर कर लेता है। अब इसी तरह हमने सेकंड न्यूरॉन को चेक किया हिडन लेयर का, और आउटपुट लेयर पर दोबारा चेक करें, हमारे पास सिग्मॉइड लगा हुआ है। सिग्मॉइड क्या है कि ये हमारे पास एक्टिवेशन फ़ंक्शन है, नॉन लीनियरिटी पैटर्न्स को फाइंड करने में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास लॉस फंक्शंस है। जो मैंने बात की, लॉस फंक्शंस क्या होते हैं? हाउ वी मेजर द एरर बिटवीन प्रेडिक्शन एंड एक्चुअल वैल्यू। तो हमने एरर फाइंड करना है, एक्चुअल वैल्यू से और प्रेडिक्टेड वैल्यू से कितना फ़र्क है हमारे पास। तो 2 किस्म के टास्क होते हैं हमारे पास, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। मशीन लर्निंग में भी हम देखते हैं। तो रिग्रेशन के लिए जिसमें सिर्फ़ हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है? कंटीन्यूअस वैल्यूज़ होती हैं। उसमें हम मीन स्क्वेयर्ड एरर एमएसई निकालते हैं। ये क्या करता है? मेजर्स एवरेज स्क्वेयर्ड डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज़, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है कि इसने क्या किया कि हमें पहले तो माइनस किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया और उनको स्क्वायर कर दिया, जिससे हमें पता चलेगा कि डिफरेंस कितना है स्क्वेयर्ड वैल्यूज़ का, ठीक है? और उसके बाद हमने एवरेज किया हुआ है। ये सिंपल एक फ़ॉर्मूला है, जिससे हमें प्रेडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क पता चलता है कि हम कितना दूर हैं अपने रिज़ल्ट से। अब नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास क्रॉस एंट्रोपी लॉस है। क्रॉस एंट्रोपी लॉस क्या होता है कि ये सिंपल क्या करता है कि कॉन्फिडेंट रॉन्ग प्रेडिक्शन को हेविली पेनलाइज़ करता है, और ये आइडियली हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है? और अब हमने क्या किया कि द फंक्शन टेल्स अस हाउ फार आवर प्रेडिक्शन आर, द गोल ऑफ ट्रेनिंग इज़ टू मिनिमाइज़ दिस लॉस फंक्शन। हमारा गोल ही यही है कि हमने लॉस फंक्शन को रिड्यूस करना है यूजिंग बैक प्रोपगेशन। अब कंटिन्यू करते हैं हम बैक प्रोपगेशन को। बैक प्रोपगेशन क्या होती है? अब इसको इसका दूसरा नाम है ग्रेडिएंट फ्लो। ग्रेडिएंट की मैंने ऑलरेडी बात की कि ग्रेडिएंट एक ऐसा पैराबोला फॉर्म का होता है। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ इस शेप का होता है हमारे पास, और ये शेप इतनी सिंपल नहीं होती। कुछ शेप्स ऐसी होती हैं, ठीक है? हमें लोकल मिनिमा फाइंड करना होता है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा है, और अगर इसको देखें तो ये हमारे पास लोकल मिनिमा है। और यहाँ पर अगर हम कोई फुटबॉल फेंकें या यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ से स्टार्ट करें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास लोकल मिनिमा क्या है, ठीक है? या मैक्सिमा मिनिमा क्या है। चलिए अब देखते हैं कि हम लॉस एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग बैक प्रोपगेशन। हमारे पास एक फार्मूला है चेन रूल का, जो कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेशन है विद वेट। अब पार्शियल डेरिवेशन को हम चेन रूल के साथ अगर ओपन करें, तो सबसे पहले हमारे पास ये y आता है, ठीक है? हमारा लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर y आउटपुट पर, जो भी y लेबल है, प्रेडिक्शन, y प्रेडिक्टेड y। और फिर हमारा y प्रेडिक्टेड किस पे डिपेंड करता है? इस z पर। यहाँ पर जो एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पर ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन z आया था।
और ये ज़ेड किस पे डिपेंड करता है हमारा? इस रैंडम वेट्स पर। तो कहने का मकसद है, जब हम बैक प्रोपेगेट कर रहे होते हैं तो चेन रूल पहले हमारा y से कैलकुलेट करता है हमारा, जो भी पार्शियल डेरिवेटिव आता है उसको फिर हम हिडन लेयर्स पर लेके जाते हैं और फिर हम इनपुट लेयर तक लेके जाते हैं। इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक लॉस कैलकुलेट होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं ग्रेडिएंट डिसेंट या ग्रेडिएंट फ्लो कहते हैं हम इसे बैक प्रोपेगेट करने से। अब वो जो हमारे पास एंड तक हम इनपुट लेयर तक गए हैं, यहाँ पर हमारे पास वेट जो लर्न हुआ है ड्यूरिंग बैक प्रोपेगेशन वो सेव हो जाता है। एक हमारे पास वेट आ जाता है, जो हमने न्यू वेट वैल्यू निकाली है। और न्यू वेट वैल्यू निकालने के लिए हमें जो पुराना वेट होता है हमारा, जैसे कि जो हमने रैंडमली इनिशियलाइज़ किया था, उसके साथ हम एक अल्फ़ा लर्निंग पैरामीटर है, जो कि स्टेप्स होते हैं हमारे ग्रेडिएंट फ्लो में, जो मैंने पहले डायग्राम बना के दिखाया था। उस स्टेप्स के अंदर वो कितने स्टेप लेगा, 0.5 के स्टेप ले या 0.1 का स्टेप ले, ये हमारी मर्ज़ी है। ठीक है? उससे वो मल्टीप्लाई होकर फिर वेट हमारा अपडेट होता है। ठीक हो गया? ये चेन रूल है जो कि बैक प्रोपेगेशन करते हुए डिपेंडेंसी चेक करता है हमारा, कि हमारा y डिपेंड करता है z पे, z डिपेंड करता है हमारे इनपुट लेयर पे। तो इसी तरह जब बैक प्रोपेगेट होते हुए एक हम वेट्स तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पर वेट्स जो कैलकुलेटिव वेट्स होते हैं उनको हम अपडेट करते हैं पुराने वेट से। नेक्स्ट क्या है, अब इन सबको हम अगर इकट्ठा जोड़ें, तो हमारे पास कुछ 4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमने जो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन की, ठीक है? फॉरवर्ड प्रोपेगेशन में हमारा सारे इनपुट से लेके हिडन से लेके आउटपुट लेयर पर, ये सारे हमारे पास डेटा फ्लो हुआ इनपुट से आउटपुट तक, लेफ्ट टू राइट डेटा फ्लो हुआ। उसमें फिर हमने कंप्यूट किया लॉस को, जैसा कि जो हमारे आउटपुट लेयर पे जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आई थी, उसको एक्चुअल वैल्यू से हमने लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया। अब लॉस फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद हमने ये देखा कि लॉस हमारा काफ़ी ज़्यादा है, तो अब हम वो वेट को अपडेट करेंगे, उसको बैक प्रोपेगेट करेंगे। वेट के जो हमारे पास वेट्स हैं, इनको लर्न करवाएँगे कि मिनिमम हमारे पास लॉस आए नेक्स्ट टाइम। तो हम जब बैक प्रोपेगेट करते हैं, तो हम उसके बाद एक वेट आता है, उस वेट को हम अपडेट कर रहे होते हैं, तो दोबारा से ये हमारा लूप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि दिस साइकिल मे रिपीट थाउजेंड ऑफ टाइम्स अंटिल द मॉडल लर्न्स यूजफुल पैटर्न्स। अब इसका मतलब है कि हमारा हर फॉरवर्ड और बैक प्रोपेगेट करने के बाद कोई ना कोई फीचर लर्न हो रहा होता है। तो जितनी बार हम उसको बैक प्रोपेगेट करेंगे, हमारे फीचर्स उतने ज़्यादा अच्छी तरह हमारा मॉडल अच्छी तरह लर्निंग करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे की टेकअवेज़ क्या है? अगर आपको याद हो कि हमने सबसे पहले ये कहा कि न्यूरल नेटवर्क्स इंस्पायर्ड हुए हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन से, ठीक है? फिर हमने कहा कि हमें हमारे पास जो एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, वो हमें मदद करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स को लर्न करने में, जैसा कि नॉन लीनियरिटी को लर्निंग करने में। फिर हमने ये कहा कि हमने फॉरवर्ड प्रोपेगेशन चेक किया, फिर लॉस कैलकुलेट किया और आखिर पे चेक किया हमने बैक प्रोपेगेशन। तो उम्मीद है आप सबको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग, जिसमें हमने देखा कि न्यूरल नेटवर्क कैसे लर्निंग करता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।